हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीटेट में जो फर्स्ट पेपर होता है आपका प्राइमरी लेवल के लिए, जो ईवीएस का सेक्शन रहता है, उसका थ्योरी पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होती है ना आपको ईवीएस के लिए, तो वो हमने थियोरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो उससे रिलेटेड जितने भी मतलब एमसीक्यू आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के मतलब जो क्वेश्चन ऑफ टाइप्स जिस तरह के पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी रोगी का घर एक्स पॉइंट पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वह वाई पॉइंट पर स्थित है। तो रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पॉइंट पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पॉइंट पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पॉइंट पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वाई पर अस्पताल में पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी? मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एक ज़रूर आएगा, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन। तो आप इस तरह के प्रैक्टिस करके जाएं अच्छे से। ज़रूरी नहीं यही सेम हो, सेम दूरी हो या सेम डिस्टेंस, मतलब, लेकिन हाँ इस तरह का एक क्वेश्चन ईवीएस में आएगा ही आएगा। तो आप जो डायरेक्शंस का प्रैक्टिस करके जाएं। मेनली तो 4 डायरेक्शंस होती हैं, फिर उनकी सब डायरेक्शंस होते हैं जितने भी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि एक आपको एक ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि एक एक्स पॉइंट से चलता है पेशेंट और उसे वाई पॉइंट पर पहुंचना है, लेकिन घर उसकी दूरी मतलब ऐसे सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा मोड़ तोड़ आएंगे रास्ते में। तो इस हिसाब से हमें ये आप मतलब देखें, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स पॉइंट से पेशेंट चलता है, कितना चलता है? 800 मीटर की दूरी पर है ना ए पॉइंट एक्स से, तो इधर पूर्व में चलता है। फिर वो जाता है नीचे दक्षिण में, बी दक्षिण में कितना चलता है? 600 मीटर बी पॉइंट पर। यहाँ पे एक्स पॉइंट से चलता है, ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे 800 मीटर चलना होता है। फिर बी पॉइंट पर जाने के लिए 600 मीटर, फिर बी पॉइंट से सी पे आने के लिए उसको 150 मीटर चलना होता है, और लास्ट में 100 मीटर उसको फिर उत्तर की ओर जाना होता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देख लें। फिर हमसे क्या पूछा गया है कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी? मतलब आप समझ लीजिए कि आप वाई पॉइंट पर हैं और यहाँ से एक्स पॉइंट की दूरी कौन सा मतलब डायरेक्शन दिखाती है? दक्षिण पूर्व होगी है, या दक्षिण पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम होगी, या उत्तर पूर्व होगी? मतलब हम यहाँ पे हैं और यहाँ से यहाँ की दूरी कौन सा डायरेक्शन दे रही है? ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन वाई पॉइंट से एक्स पॉइंट पर देखें तो हम ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट। मेनली 4 डायरेक्शंस होती है ना, इसे आप यहाँ पे कट करके देख लें। ये तो नॉर्थ हो गया, इधर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये साउथ, तो ये यहाँ पे होगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन पक्का है जो आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है? कबूतर, तोता, उल्लू या मैना? मतलब झटके से गर्दन, आपने देखा होगा ना, मैना इधर से इधर झटके से गर्दन करती है काफ़ी। तो ये यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैना। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्टली मतलब पीछे तक कौन घुमा सकता है अपनी गर्दन को, सबसे पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता सी, उल्लू, ऑल, ठीक है। बट यहाँ पे झटके से पूछा गया है तो उसके लिए मैना सही होगा। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है, देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है जो हमने पीछे डिस्कस किया। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है कबूतर, तोता, उल्लू, मैना, ऑल।
ठीक है, अउल हो जाएगा यहाँ पे उल्लू। और झटके से कौन घुमाता है? मैना। ये मैना जो झटके से इधर उधर गर्दन करती है अपनी, ये। और ये उल्लू जो मोस्टली अपनी गर्दन मतलब पीछे तक घुमा सकता है, ये उल्लू की क्वालिटी है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। सही बात है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये भी सही है। और उभरे हुए बिंदु होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। यह लिपि आधारित है, मतलब वो जो लिपि है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे से यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि में नॉर्मली 6 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे मतलब 6 पॉइंट होंगे ब्रेल लिपि में, ऐसे ऐसे डॉट्स होती हैं, तो उन पे टच करके बच्चा उस पे पढ़ता है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ये डॉट्स होती हैं, इस तरीके से बच्चा मतलब टच करके उसको पढ़ता है। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। तो इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह कौन सा राज्य होगा? उत्तराखंड होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु या असम। मतलब बारिश ज़्यादा होती है वहाँ, तो इसलिए बांस के खंभों पर, बांस के डंडों पर घर बनाया जाता है 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। तो ये यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि असम में ही ज़्यादा बारिश होती है और वहीं पर ही इस तरह के घर बनाए जाते हैं नॉर्मली, आपने देखा भी हो तो। ठीक है, यहाँ पे देख लें, इस तरीके से यहाँ असम में घर बनाए जाते हैं कुछ बांस के डंडों पर। यहाँ एक साइड में तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये किसके लिए जाना जाता है नॉर्मली? टाइगर के लिए। ठीक है, ये कुछ टॉप 10 नेशनल पार्क हैं इंडिया में। जिम कॉर्बेट यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। यहाँ पे नॉर्मली आपसे एक तो जिम कॉर्बेट ही पूछा जा सकता है, एक गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में, गिर गुजरात। इसे गे से गे का साउंड आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि गिर कहाँ? गुजरात। ओके, और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ये भी ध्यान रखिए कहाँ कि काजीरंगा कहाँ है। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, मतलब सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इसमें से कुछ ही मतलब 2-3 हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो पहले पूछे जा चुके हैं, जैसा कि जिम कॉर्बेट, गिर नेशनल पार्क या काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए या किसके लिए? मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपके ईवीएस के सेक्शन में बनते हैं। लास्ट टाइम जो सीटेट का पेपर हुआ था मेरा, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था नेशनल पार्क से। ओके, तीन विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। बी, मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इनमें मकानों का सही विवरण है सी। ये राजस्थान में तो पक्का है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, इसलिए वहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, और ए ऑप्शन और डी, मतलब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी सही है यहाँ पे, क्योंकि लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं। नीचे के पोर्शन पे जानवरों को रखा जाता है और ऊपर इंसान रहते हैं। लकड़ी की छत
होती है और सपाट मतलब फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। और ये जो मकान बांसों के बनाए जाते हैं ना, ये मनाली में नहीं, वहाँ बनाए जाते हैं असम में। ओके, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौआ, बत्तख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब और फाइंड आउट करना है इसमें। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? एक, कछुआ, मछली, कौआ या घड़ियाल। मतलब मछली, टोटोइज, फिश, क्रोकोडाइल, ये सब पानी में रहते हैं ना, तो क्रोई एक ऐसा इनमें है जो और है, ओके, जो इनसे भिन्न है। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमसे पूछा क्या गया है, कथनों पर विचार करना है हमें, और इनमें जो सही है, इनमें जो कथन सही है उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका सी और डी ऑप्शन सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक, ये सही बात है बिल्कुल। किसी हथनी में झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी, हाँ मतलब फीमेल जो एलिफेंट होती है वही उसकी सरदार होती है, हेड होती है झुंड की। और नॉर्मली मेल जो एलिफेंट होते हैं वो इसमें झुंड में नहीं रहते हैं, सिर्फ फीमेल एलिफेंट रहती हैं। और जो हाथी बच्चे होते हैं सिर्फ वो इतने मतलब छोटे, कम उम्र होती है उनकी, इतने ही झुंड में रहते हैं। फिर वो झुंड छोड़ कर चले जाते हैं और फिर हथनियाँ ही उसको झुंड को देखती हैं। ओके, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। ये तो कोई इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक चैप्टर है पूरा आपके पेपर में, आपके एनसीईआरटी में थर्ड टू फोर्थ फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें इस तरह की एक क्वेश्चन, एक पूरा चैप्टर है मधुमक्खी से रिलेटेड। तो ये वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। मतलब ये तो आपको थोड़ा मैथ का हो जाएगा, मतलब थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरा 1 मिनट लग जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ 1 मिनट से कम नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, तो इस तरह की आप प्रैक्टिस करके जाएं अच्छे से, ताकि आप वहाँ कम टाइम में इसको अच्छे से सोल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम। मतलब पहले आप देखें कि हमारे से पूछा क्या गया है, भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक, कोलकाता है मतलब ये पॉइंट, ये कोलकाता है और इससे चंडीगढ़ की दूरी, चंडीगढ़ किधर है, चंडीगढ़ इधर बैठेगा, इस इधर आएगा है ना, कोलकाता इधर है पश्चिम बंगाल में और चंडीगढ़ इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। इस तरीके से कौन सी दिशा बनती है, नॉर्थ वेस्ट है ना। यहाँ से आप डायरेक्शन ये ले लें, ये तो नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ पे कौन सी हो गई है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। ओके, तो आपकी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हो जाएगी डी ऑप्शन। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये कोलकाता यहाँ पे और चंडीगढ़ यहाँ से यहाँ पे जाते जाते ऐसे हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट ये इसका डायरेक्शन बन रहा है। निम्नलिखित प्याज की खेती के लिए विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। मतलब प्याज की खेती के लिए
सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं या खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, या गुदाई करना मतलब मिट्टी को नरम करना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम गुदाई मिट्टी को नरम करेंगे ना, फिर उसमें बीज बोएंगे, फिर उसके बाद खरपतवार निकालना मतलब खुरपी वगैरह इस तरीके से वो निकालेंगे, उसके बाद हम प्याज को उखाड़ लेंगे ज़मीन से, फिर उसकी जो ऊपर की डंडी होती है ना उसको अलग करेंगे प्याज से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? ओक ट्रीज़ होते हैं ना, इनसे रिलेटेड जितने भी मतलब इसके पॉइंट्स, इसकी क्वालिटीज़ हैं ओक ट्रीज़ की, इन सब को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाएगा ओक ट्री से। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। मतलब हमारे से यहाँ पूछा गया है जो पॉइंट इसके बारे में, ओक ट्री के बारे में सही नहीं है। ये जो नोट है ना, नहीं, नोट, एक्सेप्ट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ये आपका क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर आपका गलत होना ही होना है। तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि उसमें नोट तो नहीं है या एक्सेप्ट इस तरीके के वर्ड, तभी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे से। तो जो ओक ट्री की क्वालिटी नहीं है हमारे से, वही यहाँ पर पूछी गई है। तो उसमें मतलब जड़ों का बहुत गहराई तक जड़ें जाती हैं ओक ट्रीज़ की, ये तो सही हो जाएगा ओक ट्री के बारे में। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है, हाँ ये भी सही है। पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये भी ठीक है, बट बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं होती। ठीक है, ये तो मेरे एग्जाम में भी आया था लास्ट टाइम सीटेट के। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। मतलब आप मैप को ना एक दीवार पर लगा लीजिए और नॉर्मली आते जाते उस पर एक नज़र डेली ज़रूर मारिए, ज़रूर देखिए। मतलब उसे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि किस राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य है, या ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ में। मतलब यूपी से अगर आप हैं तो आप देखें क्या यूपी के ईस्ट में कौन सा राज्य पड़ता है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में या साउथ में। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो आप मैथ को अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। तो हमारे से पूछा गया है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, ये तमिलनाडु। यहाँ आप अगर मैप हम बनाने की थोड़ी कोशिश करें तो इस तरीके से हो जाएगा। साउथ के राज्य हैं ना ये सारे, साउथ के स्टेट हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु, और ये से लगा हुआ केरला, और यहाँ पे आंध्रा है, हाँ आंध्रा ही होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये केरला और ये तमिलनाडु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं, हमारे से तमिलनाडु पूछा है ना, तमिलनाडु के निकटवर्ती, ये तमिलनाडु हो गया, और इसके निकटवर्ती राज्य हैं केरला, कर्नाटका एंड आंध्रा। ये तीनों इससे मिले हुए राज्य हैं तमिलनाडु से। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और जो करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? सामुदायिक संसाधन मतलब कम्युनिटी रिसोर्सेज, या तकनीकी संसाधन, मीडिया, या प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कम्युनिटी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस? साइंस को मतलब बेस्टली कौन मतलब अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट? तो साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, यहाँ पे तो देखो 2005 से क्वेश्चन बना हुआ है, बट अब आपके एग्ज़ाम में 2022 का जो NCF आ चुका है, 22 का क्वेश्चन जो NCF आ चुका है उससे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हो सकता है 2005 से भी आ जाएं,
बट ज़्यादा चांसेस 2022 का जो NCF आया है हाल ही में, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन EVS सीखने का वर्णन करते हैं? ए, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन सा सही नहीं होगा? सी, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। सिर्फ रिसीविंग इंफॉर्मेशन को रिसीव करना हमारा पर्पज़ नहीं होता। एक्टिव कंस्ट्रक्शन हो नॉलेज का लर्नर के थ्रू, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड स्किल्स अमंग लर्नर्स, ये भी ठीक होगा। और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब बच्चा एनवायरनमेंट से सीखे, इस तरीके का हमें माहौल क्लास का भी बनाना है, क्लासरूम का। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है वो पर्यावरण ही तो है, छठी मतलब शुरू से ही डेफिनेशंस भी रटते आ रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। ओके, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ए ऑप्शन, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। नो, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है, तो ये भी, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। यस, सिंस इट इज़ रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए, जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। तो इससे क्या मतलब, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? आप गीत वगैरह इकट्ठे कर लो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बी पॉइंट ऑप्शन है हमारा, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि ये कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। मतलब तो उससे जल का संचय नहीं, मतलब ये भी इतना खास पॉइंट नहीं है। सी ऑप्शन होगा, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। बिल्कुल सही, क्योंकि ये लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा ना, उससे बच्चे की लाइफ से रिलेटेड बच्चा खुद करके देखेगा तो ये ज़्यादा वो अच्छे से सीख पाएगा। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की त्रित्री आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब इस तरीके से सब अपना पॉइंट रखेंगे ना उस टॉपिक पर, इस तरीके से सही सॉल्यूशन निकल के आएगा। ओके, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, हमारे से पूछा गया है प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, बच्चा निष्कर्ष मतलब खुद अध्ययन करे और निष्कर्ष पर पहुंचे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हम सी भी पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। सिर्फ अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाए तो बच्चे क्या करेंगे? मतलब टीचर ना एक सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है अब इस टाइम एजुकेशन में, डिक्टेटर का नहीं।
और टीचर ही सब कुछ नहीं है। अब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चा ही सर्वज्ञ है, बच्चा ही सब कुछ है। जैसा कि पियाजे ने भी कहा है कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, या विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। सही, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। सही। विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं। विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी एंड डी सही है। कोऑपरेटिव लर्निंग को जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट, वह है विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स, स्टूडेंट शेयर इन ग्रुप्स, स्टूडेंट्स compete पॉजिटिवली विद अदर्स इन ग्रुप, स्टूडेंट्स सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप्स। सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोने का लकड़ी का बैट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? विद्यार्थी की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए नहीं, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु हाँ कह सकते हैं। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, ये भी ठीक है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी, सी एंड डी सही है। ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। असमानता को उजागर नहीं करना हमें। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। प्रश्न करना और व्याख्या करना, आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? पढ़ना और ज्ञान की, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। रीड एंड एक्सप्लेन नॉलेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? रीड एंड एक्सप्लेन नॉलेज, नो। एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है। आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन, एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। बी ऑप्शन तो यहाँ पक्का सही है। ठीक है। तो यहाँ हो सकता है कि ऑप्शन में यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो इसमें आंसर में, लेकिन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड है। तो आप ये एक बार चेक भी कर लें, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बी कौन कौन से में है? ए में है और बी में है। यानी या तो डी सही है या ए सही है। बी और डी, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, बी और डी। कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अंतःविषयक मतलब डिसिप्लिनरी या इंटीग्रेटेड या सिंगल सब्जेक्ट। पर्यावरण एक ईवीएस इंटीग्रेटेड है, मतलब कई विषयों का एकीकृत हुआ है, ये इंटीग्रेशन है। ओके,
अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मतलब विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया, या विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावक के अभयारण्य घूमकर पक्षी घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थियों से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। मतलब इससे चिड़िया का घर तो टूट जाएगा ना, या तो उसके लिए कुछ कहीं और बनाए अगर वहाँ दिक्कत हो रही है। तो इस मतलब सेंसिटिव बनाना है बच्चों को, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ट्रैफिक नियम का पालन करना, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी एंड डी। ओके, तो ये थे आपके कुछ ईवीएस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। मतलब सीटेट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सीटेट के लेवल के क्वेश्चन थे ईवीएस के सेक्शन में। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं और पीवाईक्यू का सेट ज़रूर लगा लें, क्योंकि आपका लगभग 7-8 दिन में या 10-11 दिन मुश्किल से होंगे क्योंकि आपके सीटेट के पेपर में। तो आप अच्छे से पीवाईक्यू का सेट लगाएं। जितने भी मतलब लास्ट टाइम हुए थे ना, 30 पेपर मान लीजिए आप ईवीएस के हुए होंगे, क्योंकि 1 महीने तक एग्ज़ाम चला था और 30 सेट हो जाएंगे आपके। ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, हर सब्जेक्ट में 30-30 आते हैं। तो ईवीएस का एक सेट के 30 क्वेश्चन, तो आप 30 सेट के लगा लीजिए कि कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मतलब 20+ आपको उनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या उस तरीके से रिलेटेड या उस स्टैंडर्ड के उस लेवल के क्वेश्चन आप सोल्व करें। तो बेहतर है कि आप पीवाईक्यू का सेट लगा लें, जो लास्ट ईयर हुए थे ऑनलाइन ही, जो सीटेट का पेपर हुआ है उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो आप अच्छे से सोल्व कर लें। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब आप अगर वो जो 30 सेट है ना, 30 क्वेश्चन के, अगर आप वे सोल्व कर लेते हो तो आपके 20+ आ जाएंगे अभी भी, इन 10 से 11 दिन में भी। तो आज हमने डिस्कस किया ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, और इसकी थियरी हम डिस्कस कर ही चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिए, तब आपकी जाके ये क्वेश्चन समझ आएंगे, आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।